musiclist.com, royalty-free music for marketing and promotional videos. नमस्कार, मैं दीपक राय आप सभी का स्वागत करता हूं वीर गोरखा वेब टीवी के समसामयिक विषयों पर बात करने के लिए। जी हां, अपने अनुभव के साथ जनता क्या कहती है, क्या मानती है और क्या सुनना चाहती है, उस विषय में एक बार फिर आपके समक्ष सभी मुद्दे लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे दार्जिलिंग लोकसभा टिकट के लिए भाजपा के पास कितनी मुश्किलें हैं, उन पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले हम ये बता दें कि अभी तक टकटकी निगाह लगाए हुए भाजपा से जुड़े हुए लोग और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के लोग भाजपा के प्रत्याशी के ऊपर निगाह लगाए बैठे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। ये एक बड़ा सेटबैक माना जा रहा है कि भाजपा अभी तक मनोस्थिति नहीं बना पाई है कि क्या वह अपने निवर्तमान सांसद एसएस आहलूवालिया का टिकट बरकरार रखे या किसी नए चेहरे पर दांव खेले। क्या करेंगे उसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन चूंकि मैं गोरखा पुत्र हूं, धरती से जुड़ा हुआ धरती पुत्र भी हूं। धरती पुत्र और गोरखा के इस विवाद के आगे हम एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि यदि भाजपा किसी गोरखा चेहरे के ऊपर बाजी खेलना चाहती तो वो कौन से ऐसे चेहरे हैं जो भाजपा को एक तरफा जीत दिलवा सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर इस तरह की बात आपके सामने मैं क्यों करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, भारत के सारे क्षेत्रों में रहने वाले गोरखाली लोग इस बार किसी गोरखा व्यक्ति को ही दार्जिलिंग से भाजपा के टिकट पर जीतता हुआ देखना चाहती है। अब भाजपा क्यों, अब इसके मायने आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपके ये प्रश्न छोड़ता हूं। आप इसका जवाब स्वयं तैयार कीजिए कि भाजपा के ही टिकट पर गोरखा समाज एकजुट क्यों है। अब बात हम करते हैं कौन वो चेहरे हो सकते हैं जिनके ऊपर अगर भाजपा दांव खेले तो वो उनके लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे गोरखाली चेहरे जो वाकई जीत दिलवाने में एक बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हो। हम सबसे पहले बात करेंगे पूरे भारत ही नहीं, विश्व भर में भारतीय गोरखाली समाज को सम्मान दिलाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शक्ति गुरु। जी हाँ, सबसे पहले इनका नाम लेना इसलिए ज़रूरी है, मुझे लगता है जितना मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में घुमा हूँ, जितनी मकबूलियत, जितनी पॉपुलैरिटी शक्ति गुरु की है, शायद ही किसी दूसरे अन्य गोरखा व्यक्ति की हो। शक्ति गुरु एक जाना माना चेहरा है, सोशल मीडिया में बेहद लोकप्रिय व्यक्ति है, समय समय पर समाज के विषयों को लगातार उठाते आए हैं और समाज के लिए हमेशा काम कर रहे हैं। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हो सकती है, जिसके लिए मैं मानता हूं कि शक्ति गुरु को यदि भाजपा टिकट देती है तो भाजपा के लिए बहुत ही अच्छी सिचुएशन हो सकती है। दार्जिलिंग क्षेत्र में बेहद लोकप्रिय भी रहे हैं शक्ति गुरु। पूर्वोत्तर भारत में बहुत ही बड़े बड़े पदों पर सेना के वह तैनात रहे, वह सेवा में रहे। साथ ही नेशनल गोरखालैंड कमेटी नाम से उन्होंने एक पूरे भारत में रहने वाले गोरखाली समाज को एकत्रित किया, जिसमें आईएएस, आईपीएस, जिसमें जज, जिसमें प्रोफेसर, जिसमें आर्मी बैकग्राउंड के लोग, विभिन्न तरह के लोगों को इन्होंने एक फोरम में खड़ा किया जो ये मानता है, जो ये जानता है कि भारत के गोरखाली समाज के लिए क्या किया जाए। रिटायरमेंट के बाद शक्ति गुरु ने उत्तराखंड राज्य में भी खूब अच्छा काम किया, बेहतरीन काम किया, और उसके अलावा राष्ट्रीय पटल में भी उन्होंने एक अच्छी भूमिका अभी तक गोरखाली समाज के हितों को सामने रखने के लिए निभाई है। शक्ति गुरु के नाम पे मुझे नहीं लगता कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा या गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट को भी किसी प्रकार की आपत्ति हो सकती है। अगर गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा दोनों ने मन बना लिया कि शक्ति गुरु को आगे बढ़ाया जाए, उनके नाम को सहमति दी जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि भाजपा को भी किसी प्रकार की आपत्ति हो सकती है।
अब बात करते हैं दूसरे सबसे तगड़े गोरखा शख्सियत की, जो इन चुनाव में यदि भाजपा की तरफ से टिकट मिले तो भाजपा की वेतरणी पार लगा सकती है। हम बात करेंगे ब्राह्मीण समाज से आने वाले, गोरखा ब्राह्मीण समाज से आने वाले राजीव शर्मा की। जी हाँ, उद्योगपति के रूप में, समाज सेवी के रूप में राजीव शर्मा ने बहुत कम समय पे बहुत ही तेजी से अपना नाम कमाया है। गोरखाली समाज में उन्होंने एक अच्छा खासा नाम कमाने के साथ साथ समय समय पर सामाजिक कामों पे अपने योगदान एवं राजनीति के बारे में, गोरखालैंड आंदोलन के बारे में समय समय पर अपने विचार बहुत ही अच्छे तरह से अलग अलग मंचों पे रखते आए हैं। एक फैक्टर आपको बता देता हूं, यदि आपकी राजनीति में रुचि है, यदि राजनीतिक दल किस एस्पेक्ट में ये सवाल करेंगे कि राजीव शर्मा का नाम क्यों, मैं आपको बता दूं कि दार्जिलिंग के ही द्वार्स इलाके में काफ़ी दबदबा रखने वाले शर्मा परिवार से राजीव शर्मा आते हैं। बहुत बड़ा दार्जिलिंग का जो 7 विधानसभा क्षेत्र है, उनमें से कई विधानसभा क्षेत्रों में एसटी वोटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है जो नॉन गोरखा है। उन वोटर्स में भी काफ़ी हद तक शर्मा बंधु, जो कि एक पारिवारिक उनकी राजनीति चली आई है, उनकी काफ़ी अच्छी खासी पकड़ है। गोरखालैंड समाज के साथ वह गोरखालैंड आंदोलन के कारण लंबे समय से जुड़े रहे, इसलिए उनको किसी भी प्रकार से ये दिक्कत नहीं हो सकती है कि गोरखाली वोट उनको ना मिले। एक बहुत तगड़े दावेदार के रूप में राजीव शर्मा वेतरणी पार करा सकती है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट और भाजपा तीनों के मिले जुले गठबंधन की। यह बात दो लोगों के बीच अभी मैंने आपके सामने रखी। दो ही ऐसे लोग हैं जो चुनाव जिताने में अच्छी महती भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा मैं तीसरा नाम लूँगा, रंगकर्मी, समाज सेवी, थिंकर, ऑथर, ना जाने कितने उन्होंने काम किए, गोरखा समाज के गौरव है, सीके श्रेष्ठ। समय समय पर अपने विचार रखते आए हैं, वह भी एक बहुत अच्छे दावेदार हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी परेशानी भी आपको बता दूँ, बहुत तगड़े दावेदार हैं। चुनाव में यदि बड़ी पार्टी की तरफ से उनको समर्थन मिला तो वह निश्चित रूप से जिताऊ कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। लेकिन उनके साथ क्या दिक्कत है कि वह भाजपा विरोध के चलते सोशल मीडिया में अक्सर अपनी सुर्खियां बटोरते हुए नजर आते हैं। सीके श्रेष्ठ के पास एक लंबा अनुभव है, उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े दिग्गजों के साथ उन्होंने वक्त बिताया है और पहाड़ की राजनीति, देश की गोरखाली राजनीति को वह अच्छी तरह समझते हैं। अब बात करूंगा चौथे और आखिरी नाम की। यह नाम गोरखाली समाज के, मीडिया समाज में बेहद लोकप्रिय नाम है, प्रोफेसर मुनीष तामांग का। जी हाँ, प्रोफेसर मुनीष तामांग का नाम क्यों ले रहा हूं, अब इस बारे में एक बार फिर आपको बता दूं। बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेटर के रूप में इन्होंने भारतीय गोरखा परिसंघ, नेशनल गोरखालैंड कमेटी और अन्य तमाम मंचों में उन्होंने काम किया है। गोरखालैंड राज्य के पृथक आंदोलन के लिए वह अग्रणी चेहरों में शुमार किए जाते हैं। एक शिक्षाविद के रूप में उन्होंने समय समय पर गोरखालैंड से जुड़े हुए मामले, गोरखाली युवाओं और गोरखाली समाज के हितों से जुड़े हुए मामलों में अपने बहुत बेबाक राय लगातार समय समय पर सामने रखे हैं। एक और बात यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये सभी जो मैंने आपको 4 नाम बताए, ये सभी एक प्रोमिनेंट गोरखा है जिनकी स्वीकार्यता पूरे हिंदुस्तान में, जी हाँ, दार्जिलिंग पहाड़ के अलावा पूरे हिंदुस्तान में एक सुर में लिया जा सकता है। आखिर भारी गैर गोरखा क्यों? आप जरा सोचिए, गैर गोरखा उम्मीदवार क्यों? यदि इन 4 गोरखाली उम्मीदवारों में यदि सबसे योग्य को या इनमें से किसी एक को टिकट मिले तो मुझे लगता है निश्चित तौर से गोरखाली समाज बढ़ चढ़कर उनके आगे जीत दिलाने में अपनी महती भूमिका निभाएगी और गोरखालैंड राज्य आंदोलन को जीवित रखने के लिए इनको आगे बढ़ाएगी।